प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के पार्ट 3 का टॉपिक स्टडी करेंगे। जिन बच्चों ने वेक्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी नहीं स्टडी किया है वो पहले उसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको आगे वाला पार्ट भी क्लियर हो सके। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह समझने हैं ताकि आपको आगे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर टॉपिक को समझते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, टॉपिक को ध्यान से समझिए। उसके बाद जो लर्न करने वाले थॉट्स होते हैं वो पहले से ही मैं इसमें बता देता हूँ ताकि आप उसको तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने सीखा था कि जब कोई भी दो वेक्टर ए और बी अगर ऐड करने हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेथड होते हैं। जिसमें से एक मेथड था लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजी नियम जिसको कहते हो। दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको समांतर चतुर्भुज का नियम कहा जाता है। और ये जो सारे लॉज होते हैं इनसे हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर आपस में ऐड करना हो तो हम लोग पढ़ते थे पॉलीगॉन मेथड, जिसको बोला जाता है बहुभुज विधि। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा कौन सा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा कौन सा, पॉलीगॉन मेथड। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर दो वेक्टर ए और बी उनको आपस में ऐड करना हो तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आर वेक्टर। ठीक है ना, और ये तो आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो सदिशों अगर ए और बी को हमको ऐड करना है, हमको इनका रिजल्टेंट काउंट करना है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम लोग आर के हेड से ए को ज्वाइन करें और आर के हेड से बी को ज्वाइन करें तो ये बन गया है पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और ये जो पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। दैट मींस दिस वेक्टर इज बी, सो दिस इज आल्सो बी वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज ए, सो दिस इज आल्सो ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए और बी का रिजल्टेंट आ, वैसे ये बी और ए को अगर आपस में ऐड किया जाए तो इसका भी रिजल्टेंट आ रहेगा और फार्मूला बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोनों के रिजल्ट आपस में कैसे हैं, सेम। दैट मींस a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो सेम एज इट इज होगी जैसे कि b प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जैसे कि b प्लस ए। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। कि अगर a और b के क्रम को बदल दिया जाए, अगर इनका सीरियल चेंज हो जाए, a प्लस बी या b प्लस ए, तो दोनों की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग उसको लर्न कर लें। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ओबेज वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब तो समझते ही होंगे, क्रम विनिमय नियम। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें। दो वेक्टर्स का जो सम होता है, द सम ऑफ टू वेक्टर्स होल्ड्स या ओबेज कम्यूटेशन लॉ। जबकि जो सब्सट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेशन लॉ को होल्ड नहीं करता। ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए की वैल्यू के इक्वल तो होगी, लेकिन ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगी। अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप लोग इस बात को सीख जाएंगे। क्लियर। उसके बाद कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था कि जो आर वेक्टर होता है इसका रिजल्टेंट का फार्मूला आया था अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा को बोला जाता है ए और बी के बीच का एंगल, और ए और बी यहाँ पर क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ए और बी को हम लोग रखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल।
फिर हम लोग क्या जानते हैं कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है आर मैक्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो मिनिमम रिजल्टेंट होता है आर मिनिमम दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। और उसके बाद आर का जो बेसिक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए वो क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट थे। एडिशन की प्रॉपर्टी भी लर्न कर लो। दो वेक्टरों का योग द सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इट ओबेज कम्यूटेशन लॉ। इसको सब लोग नोट कर लें फटाक से कॉपी में। द सम ऑफ टू वेक्टर्स, the sum of two vectors obeys law of commutation, while subtraction of two vectors not obeys commutation law। वेक्टरों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन वेक्टरों का जो सम है वो कम्यूटेशन लागू होल्ड करता। ठीक, चलिए अब जैसे अगर हमको सीखना हो कि वेक्टर्स का, पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा एंगल लिया गया है क्वेश्चन में। इस प्रॉब्लम को देख लिया जाए कि अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल काउंट करना हो तो हम लोग कैसे एंगल को फाइंड आउट करते हैं। पहले तो आप इस बात को समझ लें कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी देखा जाता है जब या तो दोनों वेक्टर के टेल आपस में ज्वाइन हो या तो दोनों वेक्टर के हेड आपस में ज्वाइन हो। अगर हेड के साथ टेल मिला है तो हम दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को लिख नहीं सकते। एंगल को लिखने के लिए क्या होना चाहिए, या तो दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में जुड़े हों या तो दोनों वेक्टर्स के हेड आपस में जुड़े हों। क्या हमने बोला, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर्स के टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिले होने चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल रिमार्क कर लें अपनी कॉपी में कि अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को देखना है तो क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल आपस में ज्वाइन होने चाहिए या फिर दोनों वेक्टर्स के हेड से हेड आपस में ज्वाइन होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर कोई दो वेक्टर इस प्रकार है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल हम लोगों ने लिख दिया 60 डिग्री, है ना। फिगर को सभी लोग ध्यान से समझें। कितने वेक्टर आपस में जुड़े हैं, बोलो दो वेक्टर। कौन कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों की क्या आपस में ज्वाइन है, टेल। ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के टेल से जुड़ा है, इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि कौन आपस में ज्वाइन है, टेल से टेल। अच्छा, अगर कहीं ऐसी परिस्थिति बना दी, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर, क्लियर, और दूसरा वेक्टर यहां पर हम लोग बना दें बी वेक्टर, और ये एंगल कितना लिख दिया जाए, 60 डिग्री। और हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब आप डायग्राम को देखें, यहां पर ये ए वेक्टर का क्या है, टेल, आसानी से समझें, टेल, और बी वेक्टर का क्या है, हेड। तो किससे क्या ज्वाइन है, टेल से हेड, जबकि क्या मिला होना चाहिए, टेल से टेल या फिर हेड से हेड। तो पहले हम लोग इस डायग्राम में क्या करेंगे, वेक्टर के हेड से हेड या टेल से टेल को मिलाएंगे। क्लियर। इसको करने के दो तरीके,
या तो आप एक काम करो, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो और या तो ए वेक्टर को पीछे की ओर पैरेलल शिफ्ट कर दो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप इस बात को याद कर लें इस क्वेश्चन को करने से पहले कि कोई भी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट किए जाने पर उसके मैग्नीट्यूड में कभी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना? हो सकता है शायद आपको पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया हो तो आप पढ़ लें। ऐसे आप ऊपर ऊपर क्वेश्चन को करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहा जाता है रटने की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, समझने की पढ़ाई अच्छी होती है, ताकि अगर आपको पूरा चैप्टर या सारे कॉन्सेप्ट कायदे से क्लियर हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नहीं तो जो गलतियां 11 12 में हुई वही सारी गलतियां फिर से आप कंपटीशन एग्जाम में भी करोगे। इसलिए प्रयास ये करिए कि हर चीज को आप कायदे से सीखते भी चलें। क्या हमने आपको बोला कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर, जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल? देखो इसके पैरेलल ऐसे, कहीं पर भी आप इस वेक्टर को ले आओ, कहीं पर भी आप इस वेक्टर को ले आओ, लेकिन वेक्टर की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा वेक्टर ए वेक्टर इधर वैसा ही ए वेक्टर इधर। अगर ये a इज इक्वल टू था 5 यूनिट तो यहां पर भी a इज इक्वल टू क्या होगा? 5 यूनिट, यानी a की वैल्यू में कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी भी वेक्टर को आसानी से पैरेलल यानी समांतर विस्थापित किया जा सकता है। एनी वेक्टर कैन बी इजीली शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, फिर से आप समझ लें, अगर ये एक वेक्टर a तो इसको भी हम लोग आगे पैरेलल शिफ्ट करते हैं ऐसे, या इसको इधर पैरेलल शिफ्ट कर दें तो वेक्टर की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी भी वेक्टर को आगे या पीछे या पैरेलल आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। तो हमको इस बात को भी नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में कि किसी भी वेक्टर को, चलो इस बात में थोड़ा लिख लें, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर नहीं बदलता। ठीक, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर नहीं बदलता। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। क्या कॉन्सेप्ट होता है एंगल को देखने का? वेक्टर के हेड से हेड ज्वाइन होने चाहिए या फिर टेल से टेल ज्वाइन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है, ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन है, इसलिए इनके बीच के एंगल को हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? ए वेक्टर को अभी हम पैरेलल शिफ्ट कर लें। इसको शिफ्ट कर लें और या तो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दें। जरा गौर से देखो, अगर बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो बी वेक्टर इधर आ जाएगा, अगर ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ए वेक्टर इधर आ जाएगा। आप किसी को भी पैरेलल शिफ्ट कर लें तो जैसे हमने कहा कि दिस इज ए वेक्टर, एक और बी वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, सो दिस इज बी वेक्टर। देखिए जरा, अभी डायग्राम हमारे पास ये बना था, अभी हमारे पास जो डायग्राम बना था वो ये बना था, उसमें ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब हमने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ? दोनों के टेल आपस में जुड़ गए और वेक्टर के बीच के एंगल को काउंट करने के लिए टेल से टेल आपस में जुड़े होने चाहिए। अब जरा गौर करो, पहले वास्तविकता में बी वेक्टर की पोजीशन कहां पर थी? एक्चुअली बी वेक्टर यहां पर था बेटा, ऐसे। दिस इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था ना, इस बी वेक्टर को हमने यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये एंगल कितना था? 60। पूरा एंगल कितना होता है बोलो? 180। कितना होता है? 180। अब ये जो एंगल आप देख रहे हो बीच में, दिस एंगल, ये देखिए हमने डार्क इसको रिमार्क कर दिया, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो दिस इज थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हमको वैल्यू लिखनी है तो अब ये नया एंगल कितना आया? 180 डिग्री माइनस 60 और 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब इस वाले फिगर में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120 अंश मींस 120 डिग्री। बोले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दूसरा तरीका इसमें क्या था? क्या क्या हम लोगों ने किया? यहाँ पर बी वेक्टर का हेड किससे जुड़ा है? ए वेक्टर के टेल से। क्योंकि एंगल को काउंट करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो टेल से
टेल ज्वाइन हो या तो हेड से हेड ज्वाइन हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए टेल से टेल और हेड से हेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बी वेक्टर को जब पैरेलल शिफ्ट किया तो यहाँ बी वेक्टर आ गया और बी वेक्टर से ए वेक्टर के बीच के एंगल को देखा, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। या तो इसकी सेकंड कंडीशन है हम बी वेक्टर को शिफ्ट ना करके ए वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर दें। दैट मींस अगर ये वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर, इस बार बी को ना चेंज करें, जैसे बी है वैसे बी लिख दिया, और ए वेक्टर को बैकवर्ड पीछे की ओर शिफ्ट कर दें तो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर से ज्वाइन हो गया। अब फिर से हम लोग वही काम करें, एक्चुअल पोजीशन क्या थी ए वेक्टर की, दिस इज ए वेक्टर, पहले ए वेक्टर यही तो था ना, और ये एंगल हमको कितना गिवन था 60 डिग्री, और अब हमको कौन सा एंगल निकालना है, दिस एंगल। नाउ दिस एंगल इज थीटा, अगेन थीटा इज इक्वल टू, आप अगर सिंप्लीफाई करके देखोगे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा और आंसर अब भी हमारे पास कितना है, बोलिए 120 डिग्री। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। तो अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को काउंट करना हो तो हम पहले वेक्टर्स के टेल से टेल या फिर हेड से हेड को आपस में ज्वाइन करेंगे। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए फटाक से, और इस लाइन को कहीं नोट भी कर लें कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को काउंट करने के लिए या तो वेक्टर्स के टेल से टेल आपस में जुड़े होने चाहिए और या तो वेक्टर्स के हेड से हेड आपस में जुड़े होने चाहिए। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर का हेड उसके टेल से नहीं जुड़ा है तो फिर हम लोग उनके बीच के एंगल को काउंट नहीं कर सकते। एंगल काउंट करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टू वेक्टर्स कैन बी ज्वाइंड सच एज the tail to tail of both vectors are joined or head to head of both vectors are joined, then we can easily find out angle between two vectors। नोट कर लीजिए फटाक से। तो अभी बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी वेक्टर या दो वेक्टर अगर लिए जाएं और हमको उनके बीच के एंगल को काउंट करना हो तो हमको पहले वेक्टर के टेल से टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वेक्टर्स के हेड से हेड को ज्वाइन करना पड़ेगा और तब हम इनके बीच के एंगल को काउंट कर सकते हैं। अब हमको ये सीखना है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में सबट्रैक्ट करने हो, अगर दो वेक्टर आपस में सबट्रैक्ट करने हो तो उनको कैसे किया जाता है, मींस सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मींस दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का सबसे इजियर तरीका ये होता है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर हम लोगों के पास में है ए और बी, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। किसी भी वेक्टर को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले तो आप इन्वर्जन डायरेक्शन सीखो। क्या सीख लो, डायरेक्शन को इन्वर्ट करना। देखिए वेक्टर में प्रमुख चीज क्या होती है, डायरेक्शन। बिल्कुल बेसिक समझिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए टॉपिक को समझने में। ये मत सोचिए बहुत इजियर टॉपिक है, अगर आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ रखा है तो इजियर है, और अगर आपने इसमें कुछ अच्छी चीजें पढ़ रखी हैं तो वाकई टॉपिक बहुत ही इतना आसान नहीं है जितना आसान ये समझा जाता है, ठीक है ना। उनके बेसिक्स बहुत अच्छी तरह आपको आने चाहिए। हमेशा याद रखा करो कि किसी भी वेक्टर को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे ये ए वेक्टर, ठीक, और अगर हम लोग उसको इन्वर्ट कर दें दिस इज, तो ये होगा माइनस ए वेक्टर। क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। अभी हमारे पास कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर, हम लोगों ने इस वेक्टर को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो अब ये नया वेक्टर क्या बन गया, माइनस ए वेक्टर। अभी तो आप सब कह रहे थे किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, अरे वो तो पैरेलल शिफ्टिंग कंडीशन थी ना। क्या हमने इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, हेड और टेल को ऐसे ही रख करके क्या आगे बढ़ाया या क्या पीछे किया, क्या राइट किया, क्या लेफ्ट किया, नहीं किया। अगर किसी वेक्टर के हेड और टेल की पोजीशन को ना बदला जाए और उसको आगे या पीछे शिफ्ट किया जाए तो उसे कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर को समांतर विस्थापित करना,
तब वेक्टर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन अगर किसी वेक्टर को, वेक्टर के हेड और टेल को उसकी एक्चुअल पोजीशन से बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, उसको बोलते हो रिवर्स करना, जिसे बोलते हो इन्वर्टिंग ऑफ वेक्टर, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है चूंकि वो चेंज हो गई, इसलिए उस वेक्टर में माइनस साइन आ जाता है। ये वेक्टर, तो अब इसको क्या लिखोगे? माइनस ए वेक्टर। क्या लिखोगे? माइनस ए वेक्टर। ये बस समझ में आ गई क्या? अगर फिर से एक बार आप समझ लें, और पैरेलल शिफ्टिंग में क्या था, अगर ये वेक्टर ए और इसको इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं, सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर के साइन में कोई चेंज नहीं आता। ये ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल हेड था और ये जो टेल था, अब भी आप यहां पर देखें तो यहां पर ये क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। तो जहां पर टेल पहले था उसी लाइन पे टेल अब भी है, जहां हेड पहले था उसी लाइन पर हेड अब भी है। इसको कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। ऐसी कंडीशन में वेक्टर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ए वेक्टर का जो हेड था उसको इन्वर्ट करके नया हेड इधर हो गया है, तो अब भी सेम लाइन में, लेकिन उसकी डायरेक्शन में बदलाव आ गया, इसलिए इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ए। तो जो पहला डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? वेक्टर का उत्क्रमण या इन्वर्जन। और जो सेकंड डायग्राम हम लोगों के सामने बना हुआ है इसको बोलते हो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को समांतर विस्थापित करना। दोनों में अंतर क्लियर हो गया? तो अगर किसी भी वेक्टर को इन्वर्ट करें तो साइन चेंज होगा, लेकिन अगर किसी वेक्टर को उसी डायरेक्शन में हेड और टेल की पोजीशन को बिना बदले हुए या तो आगे ले जाएं या तो उसके राइट और लेफ्ट शिफ्ट करें, या तो इधर या तो इधर, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या फिर ये कह सकते हो मैग्नीट्यूड तो नहीं लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वेक्टर अब भी क्या होगा? ए वेक्टर। तो बहुत बड़ा अंतर होता है। हम इन्वर्जन को पैरेलल शिफ्टिंग नहीं बोल सकते, कभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबको बात क्लियर हो गई? अब जैसे हमारे पास कोई भी एक, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोगों ने लिखा बी वेक्टर। क्लियर? अगर इसको इन्वर्ट करना है तो हमको डायरेक्शन को चेंज करनी पड़ेगी। सो दिस इज न्यू वेक्टर, और अब इसका इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया बेटा? इन्वर्जन, वेक्टर को उत्क्रमित कर दिया। और अगर हम लोग बात करें इस वाले केस में कि वेक्टर को हम लोग क्या कर दें? पैरेलल शिफ्ट कर दें। दिस इज बी वेक्टर, और इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को समांतर विस्थापित करना। और ये वाला कौन सा केस है? इन्वर्जन ऑफ वेक्टर। सबको डाउट क्लियर हो गया? वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को करने से पहले, वेक्टर की माइनस या डिफरेंस को समझने से पहले, सबसे पहले हमको इन्वर्जन और पैरेलल शिफ्टिंग का नॉलेज बड़ा ही कंपलसरी है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर वही बात, आधा अधूरा ज्ञान, जैसा कि 11th 12th में आपके साथ हुआ, और आगे चल के कंपटीशन में फिर वही प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई? नोट कर लें इसको फटाक से कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर नहीं बदलता, लेकिन अगर उसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो वेक्टर में बदलाव हो जाता है। नोट कर लें। तो अभी बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी वेक्टर को इन्वर्ट कर दें तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। दैट मीन्स वेक्टर जो होता है वो माइनस ही हो जाता है। ठीक? इसी को बेस मानकर हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान समझिएगा, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। अगर हम लोग इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो अब ये जो नया वेक्टर आया इसको बोलोगे माइनस का बी वेक्टर। ये वेक्टर यहां लिखते हैं।
इमर्जन आपको समझ में आया? ये वेक्टर कौन सा था? बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन को अगर चेंज कर दें तो ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर। और अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है आर वेक्टर। डायग्राम को अगर ध्यान से देखिए तो ये फिर से बन गया एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर। ये क्या हो गया? माइनस बी, और ये ए और ये माइनस बी, और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? आर वेक्टर। ए और बी के बीच के एंगल को गिवन था थीटा, तो ए और माइनस बी के जो बीच का एंगल है वो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। सबको डायग्राम समझ में आ गया? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। क्लियर? अब हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर, और ये है रिजल्टेंट आर वेक्टर। और याद करिए रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला तब का होता था जब ए और बी वेक्टर हो, लेकिन इस बार कौन से वेक्टर हैं? ए और माइनस बी। हमको किससे किसको जोड़ना है? ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है ना? तो हम लोग बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस बी। लेकिन ये बात सबको पता होना चाहिए, यहां पर बी क्या है? मैग्नीट्यूड, परिमाण। इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। और सभी लोग जानते हो कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। याद है ना सबको? और साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। इस प्रकार हमारे पास जो फार्मूला बना वो क्या बना? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड माइनस बी, और उनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो दोनों फार्मूले में कितना चेंज है? अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सब्ट्रैक्शन में फार्मूला क्या निकलता है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिर वही कंडीशन आ गई। और यहां पर हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट करने हो, तो रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन इसको माइनस बी ना लिख करके क्या लिखा गया? बोलिए, प्लस माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि हमको ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, और या तो हम लोग ये कह सकते हैं ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। नोट कर लिया सभी लोगों ने? इस प्रकार दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो रिजल्टेंट होता है, ज्योमेट्रिकली अगर देखें विदाउट एंगल तो डायरेक्ट होता है a माइनस बी। डायरेक्ट कितना? a माइनस बी। r इज इक्वल टू a माइनस बी। r इज इक्वल टू a माइनस बी। और अगर b से a को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो r इज इक्वल टू b माइनस a। और दोनों की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट। दैट मीन्स a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इससे हमको क्या पता चला कि वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होगा, वेक्टरों का जो घटाना होगा,
वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इट डू नॉट ओबेस लॉ ऑफ कम्युटेशन, जबकि वेक्टरों का जो एडिशन है वो कम्युटेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस इन बातों को ध्यान से अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए, तो लिखा जा सकता है, दिस इज करेक्ट आंसर, बट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो वेक्टर लिखा तो जा सकता है लेकिन इक्वल टू का साइन ना होकर के यहाँ पर क्या होगा? डजंट इक्वल टू। सबको बात क्लियर हो गई? तो कोई भी दो वेक्टर अगर a और माइनस बी ऐड करने हो तो फार्मूला क्या आएगा? a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और अगर उनके बीच का एंगल गिवन हो तो फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला आएगा r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सबको बात क्लियर हो गई? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को वियोजित करना, हिंदी में वेक्टर का वियोजन, इंग्लिश दोनों में समझा करिए, ठीक? वेक्टर का वियोजन, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी वेक्टर को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना जिनका जो कंबाइंड एडिशन हो या जो रिजल्टेंट हो वो दिए हुए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। किसी वेक्टर को अगर ऐसे पार्ट में बांटा जाए कि उनका कंबाइंड मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर का वियोजन, मींस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बड़ा आसान है। तो किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मेथड क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इन बातों को सीखिए। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है OX और OY, और एक कोई वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर, और इस वेक्टर को हमको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। A के हेड से x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और A के हेड से y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर A के हेड से x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x पर पार्ट आ गया OM, और y पर जब ड्रॉ किया तो y के अलोंग जो वेक्टर का पार्ट था वो क्या आ गया? OM। तो वेक्टर A के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, एक हो गया OM और एक क्या बन गया? ON, और ये एंगल कितना है? थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई? किस वेक्टर को रिजॉल्व करना है? A को। किसमें रिजॉल्व करना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए जो थीटा के अलोंग है, जहां थीटा की वैल्यू मिनिमम, ध्यान देना रटा नहीं जाता cos थीटा sin थीटा। वेक्टर A का वो पार्ट जो थीटा के अलोंग है वो होता है कोसाइन, और जो थीटा से 90 डिग्री पर है वो होता है साइन। अगर हम लोग बात करें OM वेक्टर, OM वेक्टर, तो OM वेक्टर इज इक्वल टू AX, ये हो गया AX वेक्टर। फिर अगर बच्चों हम लोग बात करें, यहां वेक्टर हटा देते हैं, चलिए, लेंथ है जो कि लंबाई में कभी वेक्टर नहीं होता, ON, और ON इज इक्वल टू हो गया AY वेक्टर। अब हमको AX वेक्टर का फार्मूला लिखना है, तो AX वेक्टर इज इक्वल टू AXI कैप, और AY वेक्टर इज इक्वल टू AY j। ठीक, x एक्सिस के अलावा कौन सा कंपोनेंट होता है? I कैप यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? j कैप। AX क्या है? AX है वेक्टर A का x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और AY क्या है? वेक्टर A का y एक्सिस में वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम इस प्रकार दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें, then A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां पर जो AX वेक्टर होता है इसको लिखते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A,
और जो ए वाई होता है इसको लिखते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, क्षैतिज घटक, और वर्टिकल कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, ऊर्ध्वाधर घटक। तो वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो ax होता है, ax दैट इज इक्वल टू a cos थीटा, जो ay होता है दैट इज इक्वल टू a sin थीटा। इसलिए आप लोग इसको एक साथ भी जब लिखते हो तो a वेक्टर इज इक्वल टू ये भी लिखते हो a cos थीटा i कैप और प्लस का a sin थीटा j कैप। इसको बोला जाता है 2D प्लेन में, इसमें इन 2 डायमेंशन किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट। तो 2 डायमेंशन में वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है a cos थीटा और दूसरा कौन सा, a sin थीटा। ax इक्वल टू कितना होता है, याद कर लेना, a cos थीटा। ay इक्वल टू कितना होता है, a sin थीटा। और अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशनल या 3D प्लेन में रिजॉल्व करें तो आप इसी फार्मूले को लिखते हो a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, या इसी को लिखते हो a वेक्टर इज इक्वल टू axi कैप प्लस का ayj कैप और प्लस का az k कैप। इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का त्रिविमीय वियोजन। तो त्रिविमीय वियोजन में हम लोग वेक्टर को क्या लिखते हैं, axi प्लस ayj प्लस का az k। तो टॉपिक सबको समझ में आ गया। तो किसी भी वेक्टर को कितने पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, अगर वेक्टर प्लेन में है तो 2 पार्ट में, और अगर वेक्टर स्पेशियल है, आकाश में है, ध्यान रखना, तो 3 पार्ट में। जब 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2D इक्वेशन, और जब 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तब 3D इक्वेशन। नोट कर लो फटाक से। तो अभी बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी वेक्टर को अगर 2 पार्ट में रिजॉल्व किया जाए, उसके 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए, तो एक कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है वर्टिकल। अगर 3 पार्ट में रिजॉल्व करोगे तो इसके 3D कंपोनेंट होंगे, ax, ay और az। ठीक, तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास क्या आई, a वेक्टर इज इक्वल टू axi कैप प्लस का ayj कैप। अगर हम लोग यहां पर लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड का मीन जानते हो ना, इसको क्या बोलते हो, परिमाण। तो बेसिक फार्मूला क्या आता है, a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और अगर हमको क्या करें, डायरेक्शन निकालनी हो वेक्टर की, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका फार्मूला क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। या इसी को लिख सकते हो, वेक्टर हटा देने से, या इसी को लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पर ये क्या होगा, ay अपॉन ax। तो tan थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। क्लियर? अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन हमसे बोले कि किसी भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यानी क्षैतिज सतह पर एक m मास का एक ब्लॉक रखा है जिस पर 100 न्यूटन का फोर्स क्षैतिज तल से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लगता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, A force of 100 Newton act on an object of mass m which is at an angle of 30 degree from x axis। क्षैतिज पर रखी किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर काम करता है। और क्वेश्चन में हमसे बोला फाइंड कंपोनेंट्स
ऑफ फोर्स, बल के घटक याद कीजिए। बड़ा आसान है, कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग को फोर्स कितने न्यूटन का गिवन है? 100 न्यूटन का। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 30 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल का क्षैतिज घटक, Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी? 100। थीटा की वैल्यू कितनी? 30। कॉस 30 की वैल्यू बोलिए √3/2। 2 से कैंसिल, आंसर कितना आया? 50√3। और चूंकि ये फोर्स है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? न्यूटन। ये कौन सा कंपोनेंट आया? इसको कहते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमको क्या निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ऊर्ध्वाधर घटक। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और एफ की जगह फिर से कितना? 100, थीटा की जगह कितना? 30, साइन 30 1/2, सो रिजल्ट विल बी 50 न्यूटन। तो कौन कौन से कंपोनेंट आए? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? Fx इज इक्वल टू 50√3 और Fy इज इक्वल टू 50 न्यूटन। बड़ा आसान था। हमको क्या गिवन था? फोर्स की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहां से गिवन थी? सरफेस से कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। और हमको क्या निकालना था? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहला फार्मूला क्या बना? Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। नोट कर लें क्वेश्चन को, सबको तरीका समझ में आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी हमको लेनी थी? 30 डिग्री, और बाकी कंडीशन हमारे सामने है। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे हम लोगों से ये कहा जाए कोई भी क्वेश्चन हो एनीवन, ठीक, उसमें हमसे ये बोला जाए कि हमारे पास एक सरफेस है, उस पर 5 किलोग्राम की एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पर जो 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, 10 न्यूटन का फोर्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 5 न्यूटन, और ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये इस बार हमको गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जो नेट फोर्स है वो हम लोग को गिवन है 10 न्यूटन, और एंगल गिवन है थीटा। और आपसे कहा गया फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। कौन कौन सी कंपोनेंट गिवन है? बोलिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज घटक। नेट फोर्स कितना गिवन है? 10 न्यूटन। और कौन सा कंपोनेंट हमको निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन बड़ा आसान है, सभी लोग जानते हो। फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कौन सा? Fx, दूसरा कौन सा? Fy। तो इसकी नेट इक्वेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल टू √fx² प्लस Fy², या यहां से आप Fy² निकालोगे तो F² माइनस Fx², सो Fy इज इक्वल टू √f² माइनस Fx²। अब F की वैल्यू कितनी गिवन है? F की वैल्यू गिवन है 10 का स्क्वायर, और Fx कितना गिवन है? 5 का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? क्षैतिज घटक का मतलब Fx, और नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? परिणामी बल यानी कुल बल। और वर्टिकल कंपोनेंट जो आपको काउंट करना है वो कौन सा है? Fy। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 100 माइनस 25 कितना? √75। और इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से, और यूनिट आपके पास में कितनी होगी? बोलो, न्यूटन। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाँ, जो भी आपको लिखना हो आप लिख लो, इसको देख तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट गिवन था और दूसरा कंपोनेंट हम लोगों ने काउंट कर लिया। क्वेश्चन को आप कर लोगे ना? नोट कर लीजिए फटाक से। फोर्स के कंपोनेंट एक Fx गिवन था, F गिवन था, और हमको वर्टिकल कंपोनेंट Fy को काउंट करना था। नोट करें, कर लिया सभी लोगों ने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई भी एक m मास का एक ब्लॉक, ठीक है ना, जैसे लकड़ी का टुकड़ा मीन्स वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, और इससे हम लोगों ने
एक डोरी को इस प्रकार बांधा कि वो एक रिजिड सपोर्ट से बनी है। इससे बनी है रिजिड सपोर्ट, दृढ़ आधार, और डोरी का टेंशन फोर्स है T, और ये टेंशन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाती है। डोरी का तनाव बल 36 से 37 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन में आ गया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक m मास की बॉडी रखी है, उससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, 37 डिग्री का। और उसके बाद हमने आपसे बोला कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग। ठीक है, डोरी में जो भी तनाव बल उत्पन्न हुआ आप उसके कंपोनेंट को लिखिए। बड़ा आसान है कंपोनेंट को लिखना। कंपोनेंट आपको नोट करना है टेंशन फोर्स के लिए। कैसे करोगे, देखो यहां पर ये टेंशन फोर्स कैपिटल T, यहां पर ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब एक कंपोनेंट होगा अलोंग द x और एक कंपोनेंट अलोंग द y। अलग से डायग्राम को बना देंगे। ये कैपिटल T, ये एंगल कितना 37 डिग्री, ये एक्सिस y और ये एक्सिस x, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा t cos 37 और इसका ये कंपोनेंट कितना होगा t sin 37। ठीक, सपोज दैट हम लोगों ने यहां पे कह दिया कि t की वैल्यू है 10 न्यूटन। जो टेंशन फोर्स है डोरी का, तनाव बल वो 10 न्यूटन का है। बड़ा आसान है, वैल्यू बाद में भी हम लोग रख देंगे कि टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए t cos t sin। क्लियर। अब यहां पर हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, तनाव बल का क्षैतिज घटक, तनाव बल का क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक सब लोग जानते हो Tx इज इक्वल टू होता है T cos थीटा, और यहां पर थीटा की जगह कितना था 37, तो T cos 37, और T की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 cos 37। बताइए भाई cos 37 कितना होगा, नहीं पता, सीख लो आज के बाद। ये ट्रायंगल होता है, यहां पर ये एंगल होता है 37, ये 3, ये 4, ये 5, इसको लंब कर लो 37 डिग्री का ट्रायंगल। आज से आपको याद होना चाहिए 3 4 5। क्लियर। cos 37 आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हुआ 4/5, तो 10 into 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि Tx इज इक्वल टू कितने न्यूटन, 8 न्यूटन। अब हमको क्या लिखना है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, तो क्या लिखोगे Ty, और Ty इज इक्वल टू T sin थीटा। ठीक है, तो T sin थीटा की जगह 37, T की वैल्यू कितनी 10, और sin 37 फिर से आप इस ट्रायंगल से काउंट करोगे, sin 37 इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस कितना 3/5, 3/5 ये कैंसिल, तो ये कितने न्यूटन आया 6 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू Ty। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में उसने हम लोगों से ये पूछा था कि डोरी के तनाव बल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ध्यान रखिएगा, अभी ऑब्जेक्टिव में बन के आएगा, इसमें कोई भी आंसर आपको दे सकता है, A B C D लिख सकता था, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, Tx इज इक्वल टू 8 न्यूटन और Ty इज इक्वल टू 6 न्यूटन। दैट मींस ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। सबको तरीका समझ में आ गया। तो इस ट्रायंगल को कतई ना भूलना, ये ट्रायंगल कौन सा है 37 डिग्री 37 डिग्री का ट्रायंगल। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। पहला वाला क्वेश्चन बड़ा बेसिक था, सीधे सीधे उसमें वैल्यू अप्लाई करी गई थी और उसमें डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई ना करके हम लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। नोट कर ले फटाक से। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, the difference of
two vectors two unit vectors is also a unit vector. Then angle between two vectors will be. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक यूनिट वेक्टर है. दो यूनिट वेक्टर्स का मींस एकांक सदिश का अंतर भी एकांक है. तो थीटा का मान होगा. क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन है, ट्राई करो. कि दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक यूनिट वेक्टर है. बड़ा आसान है. हमने कहा कि दो वेक्टर ए और बी हैं, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, और जो इनका रिजल्टेंट है, डिफरेंस का मींस रिजल्टेंट, वो भी है 1. तो बड़ा आसान है. अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. माइनस का फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि डिफरेंस की प्रॉब्लम है. अब हम लोगों ने वैल्यू को रख दिया, तो r की जगह 1 इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा. 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा. So 1 minus cos theta is equal to 1 by 2. So cos theta is equal to 1 by 2. Cos theta is equal to 1 by 2. और cos theta is equal to 1 by 2 वैल्यू किसकी होती है? cos 60. That means theta is equal to 60 डिग्री. वो ऑप्शन जो हम लोगों के पास में गिवन थे, वो 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, और फोर्थ कौन सा? 90 डिग्री. तो क्वेश्चन का सही आंसर है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या था क्वेश्चन? कि दो यूनिट वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो भी एक यूनिट वेक्टर है. ऐसा तभी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्या फार्मूला मेंशन करेंगे, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab cos थीटा. और इस बेसिस पे हम लोगों ने थीटा की वैल्यू को क्या काउंट कर लिया? 60 डिग्री. क्या काउंट कर लिया? 60 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लर्न भी कर लो आप, दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए. कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो वेक्टर्स होंगे, अगर वो यूनिट वेक्टर हों और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट हो, तो थीटा की वैल्यू को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. बड़ा आसान है. क्लियर? अब वैसे अगला क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हेन mod of a plus b that is equal to mod of a minus b, then value of theta will be. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर mod of a plus b की वैल्यू mod of a minus b के बराबर हो, तो थीटा की वैल्यू है आपके पास में ऑप्शन गिवन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री. कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी. हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है. ये क्या है बोलो? रिजल्टेंट है. r इज इक्वल टू a प्लस बी, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab cos थीटा. a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, 2ab cos थीटा माइनस 2ab सॉरी cos थीटा दैट इज इक्वल टू 4ab cos थीटा.
और 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से वैल्यू 0, इसका मतलब ये हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी 90, दैट मींस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। तो अगर a प्लस b प्लस a के इक्वल होगा तो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको भी आप लोग तैयार कर लें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर और a प्लस b इज इक्वल टू c, दो रिलेशन हमको गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर एंड a प्लस b इज इक्वल टू c, और हमको क्या काउंट करना है, देन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, तो a और b के बीच का एंगल क्या होगा, ऑप्शन फिर से हम लोगों को गिवन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर a और b इस प्रकार हैं कि a प्लस बी बराबर c और a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो a और b के बीच के एंगल को काउंट करो। कैसे करोगे, चलो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, यानी जो c है वो a और b का रिजल्टेंट है। ये क्वेश्चन हमको क्या बता रही है, c इज द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। c a और b का रिजल्टेंट है, हमको ये क्वेश्चन यहां से पता चला। ठीक, अगर c a और b का रिजल्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, सेकंड कंडीशन हमको क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन हमको क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसको भी हम लोग क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। तो क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर ये भी क्वेश्चन नंबर 2, ये कितना सी स्क्वायर, ये कितना सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहां पर cos थीटा का केवल 2ab। क्लियर। ऐसे चलिए, अब अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर और 2ab से 2ab, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केवल रिजल्ट कितना आया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मींस इस बार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन में जो a और b के बीच का एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। नोट कर लें क्वेश्चन को फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, a और b के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन फिर से हम लोगों के सामने गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे सॉल्व करो क्वेश्चन, जिनको आता हो अपने आप लगाएं क्वेश्चन फटाफट। कैसे हम लोगों को करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट इज इक्वल टू c वेक्टर। ठीक, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने काम किया था, मींस c किसका रिजल्टेंट है, a और b का। c इज द रिजल्टेंट ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस बार हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हमको गिवन है, नाउ गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर ये भी सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, means 2ab cos theta is equal to 0, therefore cos theta is equal to 0 और cos theta is equal to 0, then theta is equal to 90। again आंसर फिर से क्या आया, a vector is perpendicular to b vector। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्या होगा, theta is equal to 90। सबको तरीका क्लियर हो गया? अगर कोई भी दो वेक्टर हमको गिवन हो a और b और उनमें ये रिलेशनशिप गिवन हो तो आपको इतना रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो भी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। नोट कर ले क्वेश्चन को। कर लिया सभी लोगों ने? तो आज बच्चों हम लोगों ने वीडियो जो वेक्टर का पार्ट 3 है इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई किया, वेक्टर के रिजोल्यूशन को सीखा, उसके क्वेश्चंस लगाए कैसे हम उनको करने हैं। उसके बाद में वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज थी सम और सब्सट्रैक्शन की, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सीखा। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे लिखा जाता है ये हम लोगों ने सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे पहली बात जरूरी क्या है कि वेक्टर के वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट आप जरूर पढ़ें, तैयारी को ना रोकें, तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सिंपलेस्ट नहीं समझना चाहिए, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग को हम अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद अब आपको पता नहीं कैसा लग रहा हो, लेकिन अपने हिसाब से हम ठीक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास सही मैटर जाए। तो आप लोग भी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग अच्छा करें, ताकि आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप और किसी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अपना जो काम है वो ये है ताकि आपको कुछ टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रिवीजन करवाया जाए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाए, ठीक है? तो हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास है। तो अब जो अगला वीडियो आएगा वेक्टर का, बहुत कायदे से हर टॉपिक को पढ़ो, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है, रिजल्ट को याद करना उतना जरूरी है जितने से हमारा काम ना बिगड़े, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट भी हमको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।